3 इंजरीज उन्होंने बताई, ये गर्दन पे, दोनों घुटनों। अब उन घुटनों वाली इंजरीज को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, उसके बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। जहां उसकी बॉडी मिली है वो सॉफ्ट सरफेस है, लगभग गीली मिट्टी है वहां घुटनों के बल गिरने से घुटनों पर चोट नहीं आ सकती। वो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर घुटनों के बल या तो गिरी है या गिराई गई है। अब वो गिराई गई है अगर वहां पे हार्ड सरफेस पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग निशान या स्क्रैच या कट उसकी सलवार पे भी आना चाहिए था, जो कि नहीं। अगर नहीं है तो प्रिजम्पशन ये करेगा कानून कि उस वक्त उसने वो सलवार नहीं पहन रखी थी। नमस्कार। हरियाणा की मनीषा के साथ उस दिन क्या हुआ था और कैसे उसकी मौत हुई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल 11 अगस्त 2025 को मनीषा एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछताछ करने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद लापता हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव सिगानी गांव के पास एक खेत में मिलता है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतकर हत्या की आशंका जताई गई थी, क्योंकि उनके गले पर एक 29 mm का घाव पाया गया था। हालांकि बाद में रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि मनीषा की मौत जहर खाने से हुई है और रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने भी जांच के बाद कहा कि यह आत्महत्या का मामला है और मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। पुलिस के अनुसार मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था और उनके शरीर में भी उसकी मात्रा पाई गई है। लेकिन मनीषा के परिवार ने पुलिस के आत्महत्या वाले दावे को खारिज कर दिया है। उनके पिता ने कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए और कहा कि जब उन्होंने मनीषा के लापता होने की रिपोर्ट की तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस मामले ने बड़े पैमाने पर जनता का आक्रोश पैदा किया। भिवानी और चरकी दादरी जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार को भिवानी और चरकी दादरी में 48 घंटों के लिए मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को भी निलंबित करना पड़ा। यह मामला इतना बढ़ गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने भी सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश जारी किए और मनीषा को इंसाफ दिलाने की बात कही। अंत में जनता के दबाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपने की घोषणा की। परिवार की मांग पर सबका तीसरा पोस्टमार्टम भी दिल्ली के एम्स में कराया गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने पहले से ही आत्महत्या बता दिया। इसलिए मैं आपको एक और थ्योरी बताने जा रहा हूं, जो शायद पुलिस प्रशासन देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि शायद पुलिस प्रशासन आरोपियों को बचाने की फिराक में है। मनीषा का शव जिस स्थिति में मिला है उससे यह पता चलता है कि मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और जिन लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है वह बहुत ही पढ़े लिखे मेडिकल के जानकार हैं। मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी और उसके बाद से लापता हो गई। इससे यह संदेह जाता है कि नर्सिंग कॉलेज के ही कुछ लोगों ने मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार किया होगा। पहले उसे 1 दिन तक कैद रखा और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया हो। बलात्कार में मनीषा के साथ नॉर्मल सेक्स ही नहीं बल्कि उसके साथ ओरल सेक्स भी किया गया होगा और इसका सबूत मिटाने के लिए मनीषा के मुंह में तेजाब डाला गया है, जिससे कि उसके गले में जो शुक्राणु गए हैं वह नष्ट हो जाए। इसलिए बाद में मनीषा का गला भी काट दिया गया। फिर 12 तारीख की रात को मनीषा के शव को खेतों में फेंक दिया गया। अब सोचिए कि बरसात का समय चल रहा है, झील झाड़ियों से निकलकर किसी नेवले जैसे जहरीले जानवर या कीड़े मकोड़े ने उसके शव को खाने का प्रयास किया होगा, जिसके कारण मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर निकला है।
अब इस थ्योरी को आपको समझने के लिए एक और पुरानी बलात्कार की घटना के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार ही किया गया है। दरअसल एक घटना है सन 2020 की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम भी मनीषा वाल्मीकि होता है, उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है और किसी को बता ना सके इसलिए दरिंदे जीभ को भी काट देते हैं। हालांकि पीड़िता की तुरंत मृत्यु नहीं होती है और वह रेप करने वाले चारों आरोपियों के नाम बता देती है। इसके बाद इलाज के दौरान वह अपना दम तोड़ देती है। आरोपी हाई प्रोफाइल के बेटे होते हैं। इनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुट जाता है और मनीषा के शव को पुलिस प्रशासन उसके परिवार की गैर मौजूदगी में रात को ही डीजल छिड़क कर शव को जला देता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों मामले एक जैसे हैं। वहां पीड़िता ने आरोपियों के नाम पहचान लिए थे, इसलिए उनके चेहरे सामने आ गए, लेकिन इस मनीषा की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और आरोपियों की कोई पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए पुलिस प्रशासन उनको बचाने में समर्थ होता जा रहा है। फिलहाल लंबे विरोध और मांगों के पूरा होने के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार 21 अगस्त 2025 को उनके गांव में किया जाता है। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो जाती है। इस मामले में अभी भी जांच जारी है और सीबीआई की जांच से ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। अब रेप से जुड़े कई सारे सवाल मन में उठते हैं, जैसे किस राज्य में ज़्यादा मामले होते हैं, किस सरकार में रेप ज़्यादा होते हैं, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, ऐसे कई सारे सवाल मन में चलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत में प्रतिवर्ष बलात्कार के मामलों के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सन 2022 में भारत में बलात्कार के कुल 31,516 केस दर्ज किए गए थे। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 86 बलात्कार के मामले सामने आते हैं, यानी कि हर घंटे में लगभग 3 या 4 बलात्कार के मामले सामने आते हैं, जिनमें 96% आरोपी पीड़िता का ही परिचित होता है। इनमें शामिल हैं जैसे पारिवारिक मित्र, पड़ोसी या जान पहचान वाले, ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाले, और यहाँ तक कि परिवार के सदस्य यानी कि रिश्तेदार, चाचा, मामा, फूफा, इस तरह के लोग शामिल होते हैं।